आज की हमारी जो क्लास है वो सेकंड टॉपिक से है। देखिए ये सेकंड टॉपिक जो है वो मैंने अपने हिसाब से अपना जो सिलेबस बनाया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में, मैंने जो अपनी बुक लिखी हुई है ना, उस बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर, ये टॉपिक मैंने खुद से जोड़ा हुआ है। ये आप किसी भी बुक में ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। इसमें है क्या, देखिए, मीनिंग ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे। अब आपने कल पढ़ा था ओनली मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब यहां पर एक आपको नया टर्म्स देखने को मिला, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सो व्हाट इज एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन? अभी आपको बता दूं, जब आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया था, बीपीएससी का जो आपका बिहार का एस्टेट का फॉर्म डाला था, तो वहां पर ये टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड किया गया था। और आने वाले DSSB, केवीएस, नवोदय, ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट अपकमिंग एग्जाम है EMRS का, ठीक है, यहां पर आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इस बात की पूरी डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं, गारंटी भी दे सकता हूं, क्योंकि ये टॉपिक, क्योंकि जो DSSB, केवीएस, नवोदय और EMRS पेपर बनाते हैं, तो ये ज्यादातर फॉलो करते सर हैं जी किसको? रिकॉर्डिंग हो रही है? जी हाँ, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो फेवर करते हैं वो 11 और 12th क्लास जो होता है सीबीएसई का, उसके सब्जेक्ट को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब उसके सिलेबस को भी फॉलो करते हैं फिजिकल एजुकेशन के। तो वहां पर जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया गया है, ठीक है, नया टॉपिक जोड़ा गया है। टॉपिक वहां पे क्या चैप्टर दिया गया, नाम फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN यानी CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, इंग्लिश में हम लोग, और हिंदी में कहेंगे इनको दिव्यांग, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, तो मैंने ये टॉपिक अपने तरीके से जोड़ा हुआ है, और इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, भी कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से, जाने अनजाने में मैं उन क्वेश्चंस को छाट के लाया हूं। आप देखिएगा, शायद आप नहीं समझ पा रहे थे कि यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो मीनिंग ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हम फिजिकल एजुकेशन में जो एक्टिविटीज बनाई गई है, फिजिकल एजुकेशन वाला जो एक्टिविटीज है वो किसके लिए बनाई गई है, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बनाई गई है। बट जब इसी फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटी, इनके गेम्स, इनके चीजों को हम मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन, या चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, बच्चों के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन के गेम्स को मॉडिफाई किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। अब एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए नॉर्मल लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, नॉर्मल लोग बास्केटबॉल खेलेंगे तो खड़े होकर खेलेंगे, है ना। बट जो हमारे पास दिव्यांग बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, इन बच्चों को ये खेल, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई ऐसी कमी है उनके बॉडी में, तो उनके लिए हमने क्या किया, इसी बास्केटबॉल को हमने बोल दिया व्हील चेयर बास्केटबॉल। व्हील चेयर बास्केटबॉल कभी देखा है ये, व्हील चेयर बास्केटबॉल। तो अब देखिए ये लोग क्या, तो वही हमने क्या किया, बास्केटबॉल को हमने मॉडिफाई कर दिया इनकी एबिलिटी के अनुसार, इनकी क्षमता के अनुसार, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं APE। समझ में आ रही बात, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है, बस थोड़ा समझना है कि जब फिजिकल एजुकेशन को प्रोग्राम को हम CWSN वाले बच्चों के लिए मॉडिफाई करते हैं, तो उसी को हम एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी खेल, है ना। देखिए जैसे यहाँ पर ये है इन CWSN बच्चे, मैंने इनको रेस करना था, इनके रेस के लिए हमने इनके लिए नया इक्विपमेंट्स का इजाद किया, ठीक है। और अब ये क्या है कि ये रेस में प्रतिभाग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो हमने ये इनको, ये इनके लिए
नया वो बनाया, यही हमारे मॉडिफाई किया हमने रूल्स को, यही हमारे लिए क्या हो गया, इसी को हम एडॉप्टिव स्पोर्ट्स कहते हैं, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डिसेबल CWSN वाले बच्चे होते हैं ना, ये इनमें दो प्रकार की विकृतियां पाई जाती है, मतलब दो प्रकार की चीजें होती हैं। मतलब अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो फर्स्टली आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा डिसेबल पर्सन, डिसेबल मतलब डिसेबल पर्सन, ठीक है, डिसेबिलिटी। इट इज फिजिकल एंड मेंटल इंपेयरमेंट। ये क्या होता है, कोई भी फिजिकल और मेंटल इंपेयरमेंट हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ अ पर्सन। इस डिफिशियंसी मतलब कमी के कारण क्या होता है कि वह जो व्यक्ति है जिसकी डिफिशियंसी है, वह कोई भी अपना डेली रूटीन वर्क को करने में, डेली रूटीन वर्क का जो कार्य होता है उसको इफेक्टिवली तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। तो जब किसी बच्चे के या किसी के पास तो जब किसी के पास क्या होता है, देखिए डिसेबल का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसी एक कमी है या किसी पर्सन के पास ऐसी कोई फिजिकली या मेंटली कमी जिसके कारण वह अपना डेली रूटीन का टास्क करने में असक्षम है, मतलब कैपेबल नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसेबिलिटी दो किसी भी प्रकार से हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए ध्यान से। तो जो डिसेबिलिटी होती है ना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा फिजिकल या मेंटल इंपेयरमेंट या ऐसी हमारी डिफिशियंसी या ऐसी कोई कमी जिसके कारण कोई भी इंडिविजुअल अपना जब डेली रूटीन का कार्य नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेबल पर्सन कहते हैं या डिसेबिलिटी कहते हैं। अब जो डिसेबिलिटी होती है ना, वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से, तो समझ लीजिए इसको कौन कौन सी होती है। सबसे पहले समझ लीजिए ध्यान से, डिसेबिलिटी जो होती है वो पूछा जा सकता है आपसे, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे मैंने इसको देखा है, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक है, अब फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या होता है, तो जैसे किसी के पास अगर कोई भी बॉडी का पार्ट्स ना होने के वजह से वह अपने डेली रूटीन के वर्क को ठीक से नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी कहेंगे। यानी कि जब व्यक्ति किसी शारीरिक क्षति के कारण, उसके पास कोई शारीरिक डिफिशियंसी है या फिर शारीरिक कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वह फिजिकल टास्क, डेली रूटीन का जो टास्क होता है उसको करने में असक्षम है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिसेबिलिटी। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जब किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता से संबंधित कोई कार्य करने में समस्या होती है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति, कोई कमी हो गया, उसको मेंटली थोड़ी सी दिक्कत है और उस वजह से वो अपना क्या कर रहा है, कोई कार्य को करना जहां पे उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो दिक्कत हो रही है, तो इसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए कॉग्निटिव भी आपका मेंटल होता है, लेकिन कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, जैसे टीचर हमको कोई चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो हम उसको अपने मेमोरी में कितना ज्यादा उसको अपने मेमोरी में गेन कर पा रहे हैं या मेमोरी में उसको सेव कर पा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कॉग्निटिव कहलाएगा। कॉग्निटिव का जब भी वर्ड देखिएगा, कॉग्निटिव से मतलब क्या हमारा है, मेंटल। कॉग्निटिव से मतलब क्या है, कॉग्निटिव से क्या मतलब रखते हैं आप, मेंटल, है ना। तो जब भी कोई मेंटल रिलेटेड टास्क है या मेंटल संबंधित, जैसे कोई हमको टीचर पढ़ा रहे हैं, हमको याद करना है, मेमोराइज करना है, जैसे याद रखने वाला है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन है, अगर इसमें आपको दिक्कत होती है या कमी आपकी है या आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहेंगे। बट लेकिन इन इंफॉर्मेशन के, जैसे हमारे पास पहले से ही सारी चीजें दिमाग में हैं,
लेकिन जब कोई ऐसा तरीका आता है जैसे रीजनिंग लगाना होता है, सोचने और समझने की जब दिक्कत होती है या बहुत ज्यादा तर्क लगा के हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दोनों ही आपका मेंटल से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, बट कॉग्निटिव में क्या आता है, मेमोराइज करना आता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने दिमाग में रखना आता है ना, ये सब आपका कॉग्निटिव में आएगा। थिंकिंग आपकी इसमें आएगी कॉग्निटिव में, बट ठीक है, परसेप्शन आपका इसमें आएगा कॉग्निटिव में। लेकिन इसमें क्या क्या आएगा, जैसे पढ़ना लिखना, ठीक है, चीजों को आपको बता तो दिया गया है, आपने दिमाग में अपने रख तो लिया है, बट आप एक्चुअल जब आपको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन में आप अपनी नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं या रीजनिंग बेस्ड सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल में क्या डिफरेंस है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये इतने प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, इंपेयरमेंट होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक और एक पॉइंट और आता है इसी में, CWSN में जो बच्चे होते हैं उनकी दो कैटेगरिया मैंने बताई थी, एक बताया था डिसेबल पर्सन और एक बताया था डिसऑर्डर वाले पर्सन। डिसऑर्डर्स क्या होता है, तो डिसऑर्डर्स एक ऐसी रुकावट या एक ऐसा विघटन है जिसके कारण किसी व्यक्ति को मानसिक व्यवहार से संबंधित कुछ क्रियाओं को करने में दिक्कत होती है। ये जो होता है डिसऑर्डर, इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन मेंटल डिसऑर्डर। मतलब जब आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, ब्रेन के फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वहां पे जो हमारे अंदर बीमारी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, डिसऑर्डर्स कहेंगे। कोई ऐसी हमारे बॉडी के अंदर कमी जिसके कारण क्या होता है, हम अपने मानसिक व्यवहार से संबंधित क्रियाओं को नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर इज अ बेस्ड ऑन मेंटल, याद रखिएगा ये प्योरली बेस्ड होता है मेंटल। बट अगर डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो डिसेबिलिटी आपका मेंटल और प्लस फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकता है, मेंटल और फिजिकल आपका दोनों हो सकता है। कौन, डिसेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए आपको बता दूं कि आने वाले समय में एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, नहीं तो कम से कम इनके फुल फॉर्म जरूर पूछे जाएंगे। तो छोटा सा मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा नया है, आजकल आ रहा है CBSE के क्लास में, 12th में, 11th में, दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर आप देख लीजिएगा उठा के, 4th में है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, ये वाला वर्ड दिया हुआ है, तो उसी में ये टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स यानी जो मेंटली फंक्शंस में प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो 5 प्रकार से मोस्टली देखा जाता है। एक होता है ADHD। ADHD वाले बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी अटेंशन नहीं दे पाते हैं, इसको कहते हैं अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब कि एक समय पर एक जगह पर अपने दिमाग की एकाग्रता करने में असक्षम होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं, तो इसे हम कहते हैं ADHD। मतलब एक काम कर रहे हैं, बहुत तेज उनका दिमाग फ्लक्चुएट होकर कहीं और चला जाता है, ठीक है, इतना तेज उनका ब्रेन फास्ट इतना भागता है, तो ऐसे को हम कहते हैं ADHD, बहुत हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है SPD। SPD का मतलब होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये क्या होता है, जब आपका ब्रेन किसी भी सेंस इंपल्स को ग्रहण करने में असक्षम हो जाता है, यानी कि ब्रेन, मैंने बोला था ना, ये जितने भी डिसऑर्डर्स के बारे में आप जानेंगे ये सारे ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो SPD का मतलब क्या होता है कि सेंस ऑर्गन्स क्या कर रहा है, आपके सेंस ऑर्गन्स आपके ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसी को हम कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग। सेंस लिया या हमारे ब्रेन में दे दिया
और ब्रेन में जब दिया तो हमारा जो परसेप्शन है ब्रेन के अंदर वो उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एक होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चों को लैंग्वेज संबंधी बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने देखा हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, समाज में उनको मतलब बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम चंचल होते हैं, अपने आप में रहते हैं, बहुत चुप चुप रहते हैं, बहुत गुमसुम रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर, उनको थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस होता है किसी से बात करने में, और बोलते भी हैं तो इस तरह से बोलते हैं। कुछ ऐसे बच्चों से हो सकता है कि आपने कभी मिला हो या आप कभी मिले होंगे ऐसे बच्चों से, तो बहुत कम एक दूसरे को मतलब वो करते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है इनको, इनका जो होता है वो बहुत डाउन होता है ना। तो भाषा संबंधी प्रॉब्लम होती है, इसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। एक होता है ओसीडी। ओसीडी मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, कि एक ही क्रिया को बार बार करने की आदत पड़ जाती है। जैसे क्लीन लाइनेस, अगर आपका कोई सामान पहले से ही सही ऑर्डर में है, क्रम में है, आप उसको क्या करते हैं, फिर से उसको सही मिल, आपको कहीं ना कहीं डाउट लगता है। या बार बार हाथ धोना, बार बार जो हाथ धोने की बीमारी होती है, या बार बार जैसे आपको कोई चीज रिपीटेटिव बिहेवियर्स, इसमें हम एक वर्ड यूज करेंगे रिपीटेटिव बिहेवियर्स, मतलब कोई भी चीज आप बार बार अभी करके आए, फिर आपको लग रहा है, डाउट में आप चले गए कि मैंने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ऐसा आपके दिमाग में बार बार एक रिपीटेटिव बिहेवियर सब आता है, तो उससे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ओडीडी। ओडीडी का मतलब होता है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर्स। ये देखा होगा, ये बच्चों में, ये जितने भी है ना, ये बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे मेंटली तौर पर पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाते हैं। उन बच्चों में ये विकारताएं देखी जाती है। ओडीडी का मतलब होता है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर्स। बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा, मतलब इरिटेशन दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते, चिल्लाने लगते हैं। इसमें बच्चे चिल्लाने सीख जाते हैं, फालतू का अपोजिट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको ये सब नहीं समझना, बस थोड़ा समझना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो चार्ट दिखाने जा रहा हूं, ये बहुत ही जबरदस्त है। एग्जाम में मैं बता दूं आपसे कि कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, अगर यहां से आपका एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप बताइएगा मुझे। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम आप देने जाइए और यहां से क्वेश्चन जब ना आए तो आप बताना मुझे कि सर यहां से क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस चार्ट में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उन सबको आप एक बार जरूर देख लीजिए और हो सके तो अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये चार्ट का मतलब क्या है मैं भी बताऊंगा आपको, इसको कैसे समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, पैरा ओलंपिक्स। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, अभी आपने स्टेट का भी एग्जाम दिया था, वहां पे भी पैरालंपिक के बारे में पूछा गया था। तो सबसे पहला जो पैरालंपिक हुआ था वो ऑफिशियली, अगर ऑफिशियली बात की जाए तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। अगर नॉन ऑफिशियली पूछा जाए तो 1948 में हुआ था, जिसको कि देखिए पैरालंपिक गेम का दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा? पैरालंपिक खेल को और किस नाम से जानते हैं? स्टोक मैंडविले गेम्स। इसको पैरालंपिक गेम को हम स्टॉक मैंडविले गेम के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो कहानी रही है वो इसी से स्टार्ट होती है। हॉस्पिटल है, स्टॉक मैंडविले हॉस्पिटल है, तो यहीं से इस खेल की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। नॉन ऑफिशियल 1948 में हुआ था, लेकिन आपको हमेशा ऑफिशियली याद रखना है कि पैरालंपिक खेल 1960 में, अगर उसमें क्वेश्चन में ये दिया रहे कि नॉन ऑफिशियली कब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, तब आप वहां पर 1948 को जिक्र करेंगे।
लेकिन अगर आपको सिंपली ऐसा ऑफिशियली और नॉन ऑफिशियली की बात नहीं करेगा, खाली पूछेगा कि व्हेन वाज पैरालंपिक गेम्स हेल्ड, तो आपको 1960 बताना है, 1960 के रोम ओलंपिक में हुआ था। इसके जो सर अगर ऑप्शन दोनों दे दिया तो? कैसा मतलब ऑप्शन? नॉन और ऑफिशियल पूछा नहीं और ऑप्शन दोनों दे दिया, फिर क्या हाँ, तो करेंगे? आप उस समय 1960 को करेक्ट मानेंगी, ठीक है? क्योंकि अगर उसको ये वाला ऑप्शन टारगेट करना होगा एग्जामिनर को, मतलब वो अगर ये ऑप्शन चाहता है तो वो ये बात का जिक्र करेगा कि नॉन ऑफिशियली। अगर उसने इस बात का जिक्र नहीं किया है ये ऑप्शन, इसका मतलब वो ये ऑप्शन नहीं चाहता है आपसे, इसका मतलब वो ये वाला ऑप्शन चाहता है। तो उस समय आपको 1960 पे ध्यान देना है, ठीक है? अब देखिए, इसका जो आविष्कार किया था, इस खेल की जो शुरुआत की थी, जिन्होंने इस खेल को डेवलप किया था, वो डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने, डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने, ठीक है? एक जगह भी पूछा गया था, याद होगा आप लोगों को, अब एग्जाम आपने बहुत सारे दिए हैं, कि मोटो ऑफ द पैरालंपिक खेल, पैरालंपिक खेल का मोटो क्या है? पूछा गया था पैरालंपिक खेल का मोटो क्या है? किसी ने देखा है? लेटेस्ट में कोई एग्जाम अभी 2023 में हुआ था, तो इसका मोटो होता है स्पिरिट इन मोशन, स्पिरिट इन मोशन, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए पैरालंपिक विंटर गेम्स, हालांकि आज तक कहीं नहीं पूछा गया है ये, तब बताइएगा 1976 में हुआ था स्वीडन में, ठीक है? आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। स्पेशल ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स, इन सब में फर्क क्या होता है? पैरालंपिक गेम, स्पेशल ओलंपिक गेम, डीफ ओलंपिक गेम्स, भाई ये होते सारे तो CWSN वाले लोगों के लिए ना, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों अलग अलग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे? कैटेगरी का डिफरेंस है सर। देखिए, जैसे पैरालंपिक खेल में होता है, ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी यूज होती है, विजुअल इंपेयरमेंट, हैंडीकैप, ठीक है, डिसेबल पर्सन। ये आपका होता है किसके लिए? पैरालंपिक में, पैरालंपिक में 3 कैटेगरी का इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर हम बात करें स्पेशल ओलंपिक गेम्स की, तो स्पेशल ओलंपिक गेम्स में ओनली फॉर, याद रखिएगा, ओनली फॉर मेंटली रिटार्टेड बच्चों के लिए होता है। मेंटली रिटार्टेड का मतलब क्या होता है? जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं बच्चे, ठीक है, जिनका मानसिक रूप से सही विकास नहीं होता है, उन बच्चों के लिए क्या होता है? उन बच्चों के लिए होता है आपका स्पेशल ओलंपिक गेम, उनको स्पेशल ओलंपिक के नाम से जानते हैं वर्ल्ड लेवल पे। इसको शुरुआत की गई थी 1968 में शिकागो में, और यूनाइस कैनेडी श्रीवर ये इनकी डेवलपर करता है, ये फीमेल है, और इसका जो मोटो है वो लेट मी विन, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, डीफ ओलंपिक गेम्स। ये डीफ ओलंपिक गेम्स क्या है? ये स्पेशली होता है किनके लिए? डीफ एंड डम्फ, आपने सुना होगा डीफ, डीफ मतलब बहरे लोगों के लिए, ठीक है? ये जो बहरे लोग होते हैं और गूंगे लोग जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए वर्ल्ड लेवल पर एक गेम कराया जाता है जिसे हम कहते हैं डीफ ओलंपिक गेम्स। ये 1924 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था। तो डीफ ओलंपिक गेम्स ये सबसे पहले फ्रांस में हुआ था, पेरिस में 1924 में, मॉन्सियर रूबेस अल्केज इसके पहले, ठीक है, खोज करता है, जिन्होंने इस तरह के लोगों के लिए खेल को आरंभ करवाया था। इक्वेलिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये इसका मोटो है। तो बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, इन तीनों को एक नहीं मानेंगे, इन तीनों को अलग अलग जानते हैं, याद रखिएगा। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे हम इनको एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अगर आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा है तो शायद आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है?
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पूछ रहा है हु आर द पार्टिसिपेंट इन द स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक में कौन पार्टिसिपेट करता है? फिजिकली हैंडीकैप, बी ऑप्शन। मेंटली रिटार्डेड बच्चे, बोथ ए एंड बी, या एल्डरली। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी ऊपर बताया था कि स्पेशल ओलंपिक ओनली फॉर मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए होता है, जो मानसिक रूप से मंद होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक। ठीक है, तो पहला स्पेशल ओलंपिक किसने? अमेरिका। अमेरिका। ऑप्शन नंबर USA, यस करेक्ट हो अमेरिका। जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर यूपी टीजीटी 2021 से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में, देखिए हमें लगता है कि हमने तो थोड़ा तैयारी कर लिया है या अच्छा तैयारी कर लिया है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये वाला टॉपिक और इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पूरे फिजिकल एजुकेशन के इतिहास में आपको किसी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं बताया होगा। सब लोग खाली बस जानते हैं, रिपीट करते हैं, जो चीज मार्केट में अवेलेबल है बस उसी को बताते हैं। नया चीज, नया तरीका, नया मेथड या पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस क्या चल रहा है इस समय, उस पर कोई नहीं जाता है। सभी लोग क्लासिकल मेथड का यूज कर रहे हैं। क्लासिकल मेथड का मतलब होता है, क्लासिकल मेथड का यूज का मतलब क्या होता है? पुरानी विधि, ओल्ड मेथड। ठीक है, आपने देखा है। भैया माइक बंद कर दीजिए, किसकी माइक है? माइक को बंद कर दीजिए। नहीं तो मजबूरन मुझे भी बंद करना पड़ेगा, आप अपने से बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब शुरू करेंगे अपना। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इनमें से किसे हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे? ठीक है, तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हम किसको नहीं मानेंगे? तो पहला हमारा डिसलेक्सिया है, उसके बाद हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर्स है और सेंसरी इंपेयरमेंट है। किसे हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे? डिसलेक्सिया हो जाएगा सर। नहीं सेंसरी संज्ञानात्मक तो है ही सर, सेंसरी इंपेयरमेंट सर। नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अभी हमने बताया था कि ये आपका डिसऑर्डर होता है। हाइपर एक्टिविटी क्या है? ये मेंटली क्या है? हाइपर एक्टिविटी मैंने क्या बताया था अभी आपको? ठीक है, ये यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछ रहा है, कौन सा डिसेबिलिटी नहीं है? तो ये तो डिसऑर्डर है ना, बाकी सब डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल एंड मेंटल लॉस और डैमेज। कभी किसी का फिजिकल और मेंटल लॉस हो चुका है या डैमेज, नुकसान हुआ है ड्यू टू द, और उसके कारण क्या होता है? अ पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज डेली रूटीन वर्क। जो अपना दिनचर्या काम होता है उसे हम क्या कहेंगे? डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओनली डिसेबिलिटी में दोनों आता है, याद रखिएगा ये बात। फिजिकल, जब हम डिसेबल की बात करेंगे तो वो हमारा जो कमी है वो फिजिकली भी हो सकती है हमारे अंदर और मेंटली भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी के टाइप नहीं है? फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पिरिचुअल डिसेबिलिटी या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी।
तो इसका जो राइट Spiritual. आंसर है सी, स्पिरिचुअल कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। या बाकी ये तीनों डिसेबिलिटी के टाइप्स होते हैं। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अगला देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा डिसऑर्डर का टाइप नहीं है। डी ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन में ही समझा दिया है, यहाँ पे बाकी सारी बातें किसकी थी, सारी बातें आपकी किसकी है, डिसऑर्डर खुद ही बोल रहा है, डिसऑर्डर नहीं है तो ये डिसेबिलिटी वाला डिसऑर्डर नहीं होगा, तो आसानी से आप क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए ये टॉपिक आपको थोड़ा सा, हमें नहीं पता अच्छा लगा ना लगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर, जब आप अच्छे एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। क्या फायदा है कि रटे रटाए क्वेश्चन आप लगाओ, आप जहां भी जाते हो, जिस भी चैनल को उठा के देख रहे हो या जिस जगह को देख रहे हो, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सब खाली रिपीटेड है, किसी ने अपने से नया टॉपिक नहीं या नयापन या नया चीज लाने की कोशिश की, जबकि मैं अपने से नया नहीं ला रहा हूं, ये खुद ब खुद आपका सीबीएसई के सिलेबस में दे रखा है ये टॉपिक, बस मैंने उसी को उठाया यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एग्जाम जैसे नवोदय, केवीएस और ईएमआरएस, DSSB, इन सब को देखा हुआ है कि वो थोड़ा सा वहां के भी पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं, वहां के टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सो दैट्स वाई, ठीक है। अब बात करते हैं इनएबिलिटी टू प्रॉपरली यूज द एबिलिटी टू फोकस ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सही से इस्तेमाल ना कर पाना क्या कहलाता है। सर माइक ऑफ करवा दीजिए प्लीज, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही करेक्ट हो है। जाएगा माइक ऑफ अटेंशन करवाइए सर। डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी, जिसको हम ADHD के नाम से जानते हैं। आई होप कि अब से ऑप्शन में कभी आपने ADHD देखा तो ऐसा लगेगा नहीं कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं था ADHD होता क्या है। अच्छा, विच ऑफ द कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड द स्टोक मैनविले गेम, अभी मैंने आपको बताया था पैरा ओलंपिक। पैरालंपिक खेल ही कहा जाता है स्टोक मैनविले खेल, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है, मे बी आपको नहीं, आपने कभी सॉल्व किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कहीं पूछा गया है किसी जगह पे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है, इसको समझते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स प्लेड, ठीक है, तो ये आपका 1960 हो जाएगा, 1960 रोम में। व्हेन वाज द फर्स्ट डिफोलंपिक गेम्स प्लेड, 1924, 1920 ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, इनको बताना है। IWA ये जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल व्हील चेयर एसोसिएशन, ये मैंने बताया था ना भी, व्हील चेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है ये, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल व्हील चेयर एविएटर्स, इंटरनेशनल व्हील चेयर एविएशन, इंटरनेशनल व्हील चेयर आर्मी। ये ऑप्शन होगा सर। तो सर बी होना चाहिए, बी। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, इंटरनेशनल व्हील चेयर एविएटर्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल व्हील चेयर एविएटर्स वाज फाउंडेड इन, जो इंटरनेशनल व्हील चेयर है, ये जो एसोसिएशन है, ये जो संस्था है, इसको कब फाउंड किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1972 में, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपके पास इन फॉलोइंग विच स्पोर्ट्स इज नॉट इंक्लूडिंग इन विंटर पैरालंपिक गेम्स, देखिए कितना मैंने आपको ऐसा लेवल पे ऐसे लेवल पे क्वेश्चंस लाया है जिस लेवल के क्वेश्चंस आज तक आपने नहीं देखे होंगे, और यहां पर आने के बाद आपको अपनी नॉलेज पर
डाउट हो रहा होगा कि मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है और क्वेश्चंस नहीं दे पा रहा हूं। मैं आगे आपको पढ़ा हुआ टॉपिक से भी क्वेश्चन दूंगा, ऐसी बात नहीं है, बट आप उसको नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि क्वेश्चंस आपको सीधा वाला मैं नहीं दूंगा जो सब जगह आता है, वो क्वेश्चंस मैं आपको ट्विस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको क्या है आपका, कि जो आपके पैरालंपिक शीतकालीन पैरालंपिक में नहीं होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी हेलो जी जी, बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, माइक ऑफ करवाइए ना प्लीज, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। रंजीत सर का माइक ओपन है। No, it's okay. चलिए, मैंने अपनी तरफ सबका माइक ऑफ कर दिया है। आई होप कि आप लोग इसकी डिग्निटी को समझ रहे होंगे। तो हमारा अगला क्या है कि इनमें से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक में नहीं होता है? तो नॉर्डिक स्कीइंग। स्कीइंग आप सब जानते होंगे, स्कीइंग बर्फ पे खेलने वाला खेल है, क्योंकि विंटर की बात हो रही है, तो इसमें जितने भी खेल होंगे सब बर्फ पे खेलने वाले खेल हैं। ठीक है, तो ये रहा आज आपका टॉपिक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे भी एक टॉपिक को पढ़ा सकता हूँ। कितने लोग एग्री हैं पढ़ने के लिए? यस सर, पढ़ा दीजिए। चलिए, तो आगे वाला टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, फिलॉसफी। देखिए, फिलॉसफी में बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, बस उस पर आप ध्यान दीजिएगा। फिलॉसफी वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ ऐसे चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपका फिलॉसफी वाला जो चैप्टर है वो आपको सही हो जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने फिलॉसफी से भी क्वेश्चंस देखा होगा। दो बातों को ध्यान रखना है, फटाफट बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। फिलॉसफी शब्द, ठीक है, ग्रीक वर्ड से बना है, फिलोस एंड सोफिया। ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिलोस का अर्थ है लव और सोफिया का अर्थ है विजडम। विजडम मतलब ज्ञान। ठीक है, बुद्धि ज्ञान, yes. तो इसका मतलब ज्ञान और विज्ञान संबंधित। ठीक है, ज्ञान के प्रति प्रेम रखना, ये हमारा होता है दर्शन। देखिए, दर्शन शास्त्र क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो एक लाइन में समझ लीजिए कि ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है, दर्शन यानी वह कोई भी चीज जिसके बारे में आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, वो आपका क्या होता है, वही आपका दर्शन है। तो जितने भी आज सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चाहे साइकोलॉजी उठाइए, चाहे बायोलॉजी उठाइए, चाहे किन्सियोलॉजी उठाइए, तो किसी न किसी विद्वान ने उनका दर्शन किया है। दर्शन का मतलब क्या है कि उसके बारे में समझा है, सोचा है, पता लगाया है ना, तब जाकर उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं वो किससे आए हैं? दर्शन शास्त्र के द्वारा। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्ति का। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है किसी के बारे में, या कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, वो सभी दर्शन शास्त्र से आए हैं। ठीक है, लगभग। ठीक है, अब आज ये बात, हम तो ये समझ गए आप दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है। अब देखिए, अलग अलग लोगों ने क्या बताया है, मैं इसको बता देता हूं आपको। जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं आइडियलिज्म के बारे में। ये देखिए, आइडियलिज्म दर्शन शास्त्र की एक विचारधारा है। क्या है? विचारधारा है। मतलब विचारधारा का मतलब क्या है? एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि आइडियलिज्म विचारधारा ये कहता है कि ज्ञान प्राप्ति का, किसी भी सब्जेक्ट या ज्ञान प्राप्ति का जो माध्यम है वो विचारों के द्वारा होता है। मतलब इन्होंने क्या बोला, आइडियलिज्म जो दर्शन शास्त्र है उसमें ये बताया जाता है कि जो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति ये एक माध्यम, मतलब जितने भी आप आगे पढ़ेंगे, आइडियलिज्म पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, रियलिज्म पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये होता है कि ये सब आपके ज्ञान प्राप्ति के तरीके बताते हैं। इन्होंने बोला है, तो एडिज्म क्या कहता है? एडिज्म कहता है कि ये ज्ञान हम विचारों से लाते हैं। जब तक हम किसी चीज के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, विचारेंगे नहीं। और इन्होंने एक बात और बोली है कि ज्ञान के बारे में अगर आपको किसी बारे में जानना है तो हमारे पूर्वजों और ग्रंथों में सारी बातें लिखी हुई हैं, हम उनसे चीजों को जान सकते हैं। तो आपने बस याद देना है या याद रखना है दो बातें। आइडियलिज्म क्या कभी स्टेटमेंट पूछता है आपसे, तो कैसे आप पकड़ेंगे कि आपका कौन सा आइडियलिज्म के द्वारा है या कौन सा किसके द्वारा है? ठीक है, कैसे पकड़ना है इसको समझिएगा ध्यान से। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे हम समझेंगे वो स्टेटमेंट आइडियलिज्म के द्वारा दिया गया है या किसी और के द्वारा दिया गया है। ठीक है, समझते हैं। आइए देखिए, आइडियलिज्म जो है एक बार समझिएगा, इसमें आपका दो वर्ड समझिएगा, एक नैतिकता और दूसरा क्या है? धर्म या स्पिरिचुअलिज्म। तो जहां पर भी ऐसी विचारधारा आपको मिले, बोला जाए कि स्पिरिचुअलिटी से या धर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है या नैतिक आचरण से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आप तुरंत बताइए कि यह विचारधारा किसकी है? आइडियलिज्म की है। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है इसमें? नो सर। ये एक बार और बता दीजिए। देखिए, आइडियलिज्म क्या है? ये मैंने बोला दर्शन शास्त्र का एक, ये दर्शन शास्त्र मतलब जहां से विषय की उत्पत्ति होती है, जहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दर्शन शास्त्र ही ज्ञान की मेन उत्पत्ति करता है। उसके अंदर आइडियलिज्म एक विचारधारा है, वो यह मतलब ये बता रहा है कि किसी का भी उत्पत्ति या ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए उसके बारे में विचार करना जरूरी है। यह विचार पर आधारित है। नैतिकता, इन्होंने बोला है कि जो भी ज्ञान है वो पहले से ही धर्म के ग्रंथों में लिखी हुई है, तो हमको उसे फॉलो करके सीखना चाहिए। ये इनके विचारधारा के लोग कहते हैं। तो जब भी नैतिकता और धार्मिक या स्पिरिचुअलिज्म की बात होगी, वो स्टेटमेंट आपका आइडियलिज्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट जो मैंने दिया हुआ है, आपके पास बुक है तो आप इस बुक से पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी वन लाइनर है, मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। इससे ज्यादा आपको टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में, मैं इस बात की पूरी बात कर सकता हूं कि इससे ज्यादा टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में आपको नहीं मिलेगा कहीं से अलग से क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सब चीजों को बता रखा है जहां तक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। देखिए, इस दर्शन शास्त्र का मेन पॉइंट क्या है? इन्होंने बोला है कि यह दर्शन शास्त्र का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आइडियलिज्म के प्रवर्तक कौन है? तो प्लेटो है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। इसके बाद इस दर्शन शास्त्र का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम कॉन्सेप्चुअलिज्म भी कहेंगे, पॉजिटिविज्म भी कहेंगे और स्पिरिचुअलिज्म भी कहेंगे। इन तीनों अलग अलग नाम से भी हम जान सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में जो व्यक्तित्व का विकास की बात कही गई है, वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद से लिया गया है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना भी किसका होता है? आदर्शवाद की अवधारणा है। मतलब जब भी नैतिकता की बात आएगी, आचरण की बात आएगी, तो वो किसने कहा है? वो तुरंत आदर्शवाद ने कहा है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेचुरलिज्म वाले जो प्रवर्तक है, ये विचारधारा के लोग, देखिए हर विचारधारा के अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग किसी में विश्वास रखते हैं, जैसे कुछ लोग ईश्वर में विश्वास रखने वाले विचारधारा के हैं, कुछ लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, तो उसको आस्तिक कहते हैं जो रखते हैं। जिसको नहीं आता वो नास्तिक कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? तो इसी प्रकार से हमारा ज्ञान की उत्पत्ति का जो स्रोत माना जाता है, तो आइडियलिज्म विचारधारा के लोग कहते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति विचारों से किया जाता है। लेकिन नेचुरलिज्म क्या कहता है कि नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति जो हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं,
उससे ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, उसके बारे में ही तो समझा लिखा पढ़ा जा सकता है भाई। जिसको हम जानते ही नहीं है, हम भगवान को जानते ही नहीं है, तो उनसे हम कैसे ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। तो नेचुरलिज्म वाले क्या कहते हैं, इस विचारधारा के लोग कहते हैं कि नहीं, ज्ञान प्राप्ति का जो मेन स्रोत है वो आपका क्या है, नेचर है। क्योंकि नेचर में इंसान पलता है, बढ़ता है, वहीं से सीखता है, वहीं से ज्ञान की प्राप्ति करता है। बस नेचुरलिज्म में यही बात कही गई है कि नेचर इज द सुप्रीम पावर ऑफ गेनिंग नॉलेज। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट विचारधारा आता है रियलिज्म का। रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म ये कहता है कि नहीं भाई, नेचुरलिज्म में तो ठीक है, नेचर में चीजें अवेलेबल तो हैं, लेकिन जो वास्तविकता में इंसान छू नहीं सकता। अब नेचर में तो जैसे मान लीजिए कि हमने सूर्य को देखा, अब हम सूर्य को छू नहीं सकते हैं, या सूर्य की जो किरणें हैं वो किस में पड़ती हैं, पृथ्वी में पड़ती हैं, तो इन किरणों को हम देख तो सकते हैं लेकिन किरणों को छू नहीं सकते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला कि नहीं, रियलिज्म वालों ने बोला कि भाई जो प्योरली तरीके से जो धरती पर जिसका अस्तित्व मौजूद है, जिसका अस्तित्व मौजूद है, उसी से ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का। समझ में आया। इसको हम हिंदी में यथार्थवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म वाले क्या कहते हैं, ये विचारधारा के लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो सब बातें सही कह रहे हैं, लेकिन इस विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का जो मुख्य और सही तरीका है वो क्या है, वो हमारा अनुभव है। इंसान अनुभव से सबसे ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति करता है। जब तक हम किसी चीज का अनुभव नहीं करेंगे, और अनुभव हमारा हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो इन्होंने बताया, प्रैग्मेटिज्म वालों ने बोला कि हम जब तक एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, जैसे हमें मान लीजिए फुटबॉल का है, आप समझिएगा, अब हमारा फुटबॉल का है, तो फुटबॉल जब तक इंसान खेलेगा नहीं मैदान में उतर के, तो कैसे उसके बारे में जानेगा। समझ में आ रही बात। इन्होंने क्या बोला है कि जब तक हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, या जब तक हम कोई तथ्य नहीं देंगे, या तथ्य को जानेंगे नहीं, या खुद ऐसा करेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट, अनुभव नहीं लेंगे, तब तक उस चीज से ज्ञान की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों के बारे में बताया है। अब हम लोग आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला चैप्टर, वो ये वाला कंटेंट है। ये लिस्टिंग जो मैंने अपने बुक में, हर एक पॉइंट्स के बाद, हर एक टॉपिक के बाद मैंने अपने बुक में एक टेबल बनाया हुआ है, एक लिस्टिंग किया हुआ, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप कुछ भी नहीं करते, मान लीजिए आपके पास टाइम कम है या कम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी ये टेबल को याद कर लिया, तो ये बात मान के चलिए कि आपका 1 से 2 नंबर इस टेबल से फंस जाएगा। अच्छा, आज तक आपने मोस्टली क्वेश्चन क्या देखा है, यही देखा है कि आदर्शवाद के जन्मदाता कौन है, तो प्लेटो है, यही तो आता है। प्रकृतिवाद के जन्मदाता कौन है, रूसो है। ठीक है, यथार्थवाद के जन्मदाता कौन है, अरिस्टोटल है। व्यवहारवाद के कौन है, तो जॉन डीवी है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको इन सब के अलावा एक चीज और है कि मैंने अनदर नेम भी बताया हुआ है, इसको दूसरे और किस नाम से जानते हैं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सारे किताब में आपको ये और ये तो मिलेगा, लेकिन ये और ये नहीं मिलेगा। बता दीजिए, आज तक आपने किसी किताब में ऐसा देखा है? बताइए। नो सर। नहीं देखा होगा। तो ये आपको, अब मैं आपको ना एक सबसे अच्छा ट्रिक बता देता हूं याद करने का, इनको कैसे याद किया जाता है। देखिए, आपको जैसे मैंने कल कल जो हमारे लोगों ने देखा था, ठीक है, कल जो हमारे लोगों ने देखा था पहला वाला टॉपिक, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कैसे हम लोग याद करेंगे फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशंस को। कितने लोग थे इसमें से कल वाले क्लास में? जी सर। ठीक है, आज हम लोग आपको बताएंगे
ठीक है, तो अच्छी बात है। तो उस ट्रिक को याद रखिएगा। इसमें भी आपको 2 लाइन याद रखना है। 2 लाइन में 2 वर्ड है, पहली लाइन और दूसरी लाइन। सिर्फ 2 वर्ड बना के याद रखिए। आप याद रखिए निरपेह, NIRPEH, निरपेह। अगर हम इसको एक वर्ड में बोलेंगे, पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो कैसे पढ़ेंगे? निरपेह, है ना? लेकिन लिखेंगे ऐसे। और नीचे वाले को हमको पढ़ना है RP, आज का, ठीक है, लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में। याद रखिएगा, ये मैं हिंदी में पढ़ने के लिए समझा रहा हूं। ऊपर वाले को बोलेंगे निरपेह और नीचे वाले को बोलेंगे RP, आज का। हर लेटर के सामने उसके लेटर को रखेंगे। सामने रखने से एक फायदा आपको बता दूं क्या होगा। फायदा ये होगा कि ऊपर वाला जो मैंने बताया है, ऊपर वाला आपका फिलॉसफी का नेम, जहां से शुरू फिलॉसफी होती है, उसका फर्स्ट लेटर है। ये क्या है? जो फिलॉसफी जिस वर्ड से शुरू होती है, उसका फर्स्ट लेटर मैंने यहां बताया है। तो एन से कौन सी फिलॉसफी शुरू होती है? नेचुरलिज्म। दूसरी फिलॉसफी शुरू होती है आई से। आई से कौन सी फिलॉसफी होती है? Realism. आइडियलिज्म। आर से Realism. रियलिज्म। पी से प्रैग्मेटिज्म। ई से Extension. ई से होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, अब देखिए इन्हीं के नीचे आपको क्या, एस से होता है ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिज्म। अब देखिए इसके नीचे ही आपको ये वर्ड बैठाना है। अब इसके नीचे ये वर्ड, ये जो आ रहा है वर्ड, इस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं फिजिकल एजुकेशन में, उनका ये नाम आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे एक फायदा आपको क्या होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा आपको ये होगा कि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ऐसे मिलान वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नेशनलिज्म का कौन था। मान लीजिए आपको दो याद है, लेकिन 4-5 कॉलम मैच द कॉलम कर दिया है। 4-5, 2 तो आपको आ रहा है, बाकी 3 आपको नहीं आ रहा है। और जब आप ऑप्शन में जा रहे हो तो 2 ऑप्शन आपको दे रहा है। 2 आपने काट दिए, लेकिन 2 ऑप्शन आपको बच गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो रंजीत सर माइक ऑफ कर लीजिए अपना प्लीज, आवाज नहीं आ रही सर की। ऑफ हो गया सर, ऑफ हो गया। तो देखिए क्या है, मैंने नीचे वाले वर्ड को बताया है RP, आज का। तो जैसे ही हम उसके नीचे बैठाएंगे तो एन के नीचे कौन सा वर्ड आ रहा है? आर। आर से हमारा कौन सा राइटर का नाम आ रहा है? रूसो। ये आपको ना एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन नहीं होने देगा। ये ट्रिक जो है एग्जाम टाइम में आप इजीली निकाल पाओगे। आई से आपका आइडियलिज्म है। पी से क्या आता है? प्लेटो। पी से और कोई है ही नहीं एक्सपोनेंट, तो प्लेटो को रखेंगे। आर से रियलिज्म है और ए से किसी और एक्सपोनेंट का नाम ही नहीं आता है, तो एरिस्टोटल या अरस्तु। पी से प्रैग्मेटिज्म है। जे से है जॉन डीवी। जे से जॉन डीवी। ई से हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म है। के से कायरकेगार्ड। एच से हमारा ह्यूमनिज्म है। ए से हमारा क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इस तरीके से हमने इस ट्रिक को सीख लिया। ठीक है, आइए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं। और ये कुछ मेरे बुक में मैं बता दूं आपको कि हर एक टॉपिक के बाद आपको एक स्ट्रेंथ फैक्ट मिलेंगे। ये स्ट्रेंथ फैक्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको भी अगर आपने याद कर लिया, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इस दिए गए जितने भी मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम? फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की फिलॉसफी कैसी होती है? बी ऑप्शन। डी। सर डी ऑप्शन होगा। नंबर बी, डी हो। प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। प्रैग्मेटिज्म होता है। फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू
C option. वही है आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विच फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म। ये केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया इसलिए। था कि किसको हम एक्सपेरिमेंटलिज्म के नाम से जानते हैं। सर बी। B sir. B option. प्रेगमेटिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, फिलोसफिकल रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड। ये क्वेश्चन पता है कहाँ पूछा था, कोई बता दे। पीजीटी 2021, कौन सी पीजीटी? यूपी पीजीटी। फिलोसफिकल रिसर्च को हम किस नाम से जानते हैं? तो कॉन्सेप्चुअल option, रिसर्च sir. कहते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? फिलोसफिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। किसने एक्सपेरिमेंटलिज्म को फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में यूज किया था? और इसका नाम John Dewey. जॉन डीवी, ठीक है, बहुत अच्छा, जॉन डीवी ने किया था। Which of the following is ancient philosopher had described, वो कौन सा फिलोसफर है, ठीक है, प्राचीन दार्शनिक है जिसने शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम बताया है। मतलब उसने बोला है कि अगर युवाओं में उनके चरित्र का विकास करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है। खेल को ही उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए इनमें से खेल के लिए सबसे ज्यादा किसने बोला था? अरे भाई, Sir B option. प्लेटो। हाँ प्लेटो। इन्होंने बताया कि खेल सबसे अच्छा माध्यम होता है किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के लिए। Who first declared the relation of the body, ठीक है, Plato. शरीर और मन का संबंध प्लेटो। सबसे पहले। देखिए इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, आपको मैं क्रम बताता हूँ क्योंकि हमें दिक्कत होती है। तो क्या होता है, स्पा वर्ड याद रखिएगा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। स्पा वर्ड से मतलब है कि ये क्रम मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले सुकरात, दार्शनिक जो सुकरात थे वो आए थे। इन्होंने सबसे पहले ज्ञान की मतलब दर्शन करके ज्ञान को सीखा था सुकरात ने। सुकरात के जो चेले हुए थे वो कौन हुआ था? प्लेटो हुए थे। ये सुकरात के चेले थे, मतलब उनके शिष्य थे। प्लेटो के नीचे कौन था? प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु थे। तो ये इसका सही सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, प्लेटो को किसका जनक कहते हैं? तो आइडियलिज्म का कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए DSSB 2017 में पेपर आया था ये। हु वाज द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म? तो मेरा वो वर्क ट्रिक आपको याद होगा, निरपेय रूसो। और रूसो। आरपी आज का। तुरंत यहाँ पर रूसो, आर से आरपी आज का आर आ गया नीचे तो रूसो मार देंगे तुरंत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, फिलोसफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म। देखिए कितनी बार पूछा गया आइडियलिज्म वाला, तो प्लेटो है आइडियलिज्म। Plato. Which of the following aims at achieving truth, beauty and goddess? Naturalism. नहीं नहीं, नेचुरलिज्म का नहीं है, आइडियलिज्म का है। क्योंकि देखिए इसमें बोला है सत्यम, सच्चाई, सुंदरता एवं अच्छाई। तो भगवान की बात हो रही है ना, सत्यम Yes, शिवम sir, सुंदरम। idealism. हमने बोला था ना कि जब भी धार्मिक चीजों की बात होगी वो क्या है? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म। इस चीज को ध्यान देंगे। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी? देखिए यहाँ भी पर्सनालिटी की बात हुई है। तो पर्सनालिटी किसको पसंद करता है? नैतिकता, आचरण को। तो ये किस क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। आदर्शवाद, ए Idealism. नंबर, ठीक है। आइडियलिज्म इज बेस्ड किस पर? बेस्ड विचारों पर। थिंकिंग ऑन द माइंड, थॉट्स ऑन द बिहेवियर। Thoughts. विचार Thoughts. पे, ठीक है, विचारों पर, थॉट्स पे। तो ग्रीक फिलोसफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ
एडलिज्म, देखिए बार बार वही आया, प्लेटो, प्लेटो, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए और मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, ठीक है। तो हमारे ये टॉपिक देखिए अभी स्टार्टिंग है, तो मैं थोड़े से आपको शुरुआत से लेके चल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बीच में कुछ भी उठा के लगू पढ़ाने या कुछ भी आपको कर दूं। इससे क्या होता है ना, आपका जो लय होता है वो खराब हो जाता है। आपको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ गया और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा पॉसिबल है क्या? आपने एग्जाम में देखा होगा हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें हर एक टॉपिक को क्लियर करना है और पहले थ्योरी पढ़नी है और फिर उसका वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे आपको जो मैं दे रहा हूं, ये सारे आपको मिल जाएंगे मेरी बुक में, जितने भी मटेरियल्स आपने देखे हैं, ठीक है। जिसको भी बुक लेना है वो इस पे कॉल करेगा, 20% डिस्काउंट ले लेगा अगर जो मुझसे बात करेगा। अमेजॉन वगैरह पे आपको 5 से 7% का ही डिस्काउंट है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी, हालांकि डाला मैंने ही है अमेजॉन पे। ऐसा इसलिए डाला है कि जो लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं वो कम से कम वहां से देख ले। देखिए मुझसे लेने पर आपको फायदा है, मैंने अमेजॉन को दिया तो अमेजॉन भी अपना फायदा लेगा, ठीक है, या फ्लिपकार्ट भी अपना फायदा ले रहा है। तो इस चीज को हम समझेंगे और कोशिश करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीक। कल हम लोग पूरा जितनी भी हिस्ट्री है फिजिकल एजुकेशन की, ग्रीक हो, स्वीडन और रोम हो, सबको पढ़ के खत्म कर डालेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए, किसी को और कुछ पूछना है?